Good afternoon. So we are on the journey of study of constitutional law by service political science. This is our fourth lecture. We will revisit the concepts we have already Constitution of India. In our last lectures, it was made clear that Constitution of India was adopted, enacted on, बताइए, which day? 26th of November 1949. And it was enforced on 26th of January 1950. And on that day, after enforcement of the Constitution, India became Republic. That is why 26th day is celebrated as Republic Day. Second thing we have discussed, what Constitution of India has envisaged. विजन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाते समय? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या आना चाहिए इंडिया के सिटीजन्स के लिए, इंडिया के पीपल के लिए? उन्होंने क्या क्या चीज़ें, इंडियन पीपल, वी दी पीपल, उन्होंने क्या क्या चीज़ें एनविसेज की कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं? उसके लिए वी हैड गॉन टू द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसी कंट्री होगी, उसमें क्या क्या हमें पॉलिसीज होनी चाहिए, हमने इंडिया के सिटीजन के लिए क्या क्या चीज़ें प्रमोट करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें कंट्री के लिए चाहिए. उसके लिए हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली अफर्म क्या किया हमने? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज, बताइए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ओके. एंड फॉर इट्स पीपल, फॉर इट्स सिटीजन क्या क्या चाहिए था? टू सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड liberty. Okay. In our previous lecture, we had discussed the concept of sovereign, socialist, secular, democratic and republic India. Democracy में we have already discussed that India has adopted for parliamentary form of government and structure is federal with unitary feature. Republic we have already discussed that after enforcement of our constitution on 26th of January 1950, India became Republic because it adopted its sovereignty. Now for internal or external matters, India has its own authority without any interference of any country for anything to decide its policies, its matter, whether for the country, within the country or with the relations of, for the relations of other countries. यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में सॉवरेनिटी है.
अथॉरिटी है कंट्री के पास। सो ये स्ट्रक्चर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सारा डिटेल में डिस्कस किया। नाउ वी विल गो टू दिस पार्ट। हमने बताया कि हमने सोलेमली अफर्म किया कि हम इंडिया को तो ऐसा बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, और इसके सिटीजन के लिए क्या क्या प्रोक्योर करेंगे? जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। आज हम दो कॉन्सेप्ट जो हैं, इक्वलिटी एंड लिबर्टी, इस पर कंसंट्रेट करेंगे, राइट? इक्वलिटी एंड लिबर्टी। इक्वलिटी कौन कौन सी चाहिए थी हमें? अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और लिबर्टी किस किस चीज की चाहिए थी? थॉट्स की एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, सो ये जो चीजें प्रोक्योर करनी है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए। किसको? टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। We the people of India solemnly affirm to constitute this kind of country, India, as sovereign, socialist, secular, republic, democratic and republic. But for its citizens, we wanted to secure equality and liberty apart from justice of this type. For this, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को इंसर्ट किया गया। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब हमें इक्वालिटी सिक्योर किस किस चीज की करनी थी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? राइट। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। सबसे पहले हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, तभी हम सारे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी भी कर पाएंगे। यानी कि हर एक बंदा कानून के सामने इक्वल है। आगे पढ़िए। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट यानी कंट्री, गवर्नमेंट, शैल नॉट डिनाई सबको बराबर, किसी को भी बना नहीं किया जाएगा। क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 स्पेसिफिकली लिख दिए हैं। दिस इज आर्टिकल 15। 14 में कहा कि सभी बराबर हैं, सभी को, सभी लॉ के सामने बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन है लॉ की। दोनों चीजें बड़ी बड़ी हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स अगर कोई छोटा है या बड़ा है,
उसका कोई भी रिलीजन है, उसकी कोई भी रेस है, उसकी कोई भी कास्ट है, उसका कोई भी सेक्स है, फीमेल है चाहे मेल है, या प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके आधार पर किसी को भी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं किया जाएगा। आपका रिलीजन हिंदू है, या आपका रिलीजन सिख है, या आपका रिलीजन मुस्लिम है, या आपका रिलीजन पारसी है, कोई भी है, ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी बिकॉज यू आर दिस, यू आर बिलोंगिंग टू दिस रिलीजन। आप मेल हो या फीमेल हो, इस आधार पर आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा। रेस, राइट, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, जैसे पहले देवर इंग्लिश पीपल, वी वर इंडियन पीपल, जो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया जब रूल कर रही थी तो देर वर इंग्लिश पीपल, देर वर फ्रेंच पीपल, देर वर सो मैनी। तो रेस क्या है, रेस के आधार पर भी किसी को कास्ट, यू आर बनिया, यू आर जैन, यू आर दिस थिंग, जैन तो रिलीजन है, बनिया हो, तुम पंडित हो, जाट हो, गुजर हो, जो भी हो, मतलब इस कास्ट के आधार पर आप लोगों को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और प्लेस ऑफ बर्थ, आप राजस्थान में पैदा हुए हो, या आप दिल्ली में पैदा हुए हो, या आप बिहार में पैदा हुए हो। अब जैसे जुडिशरी की क्लास है, तो चाहे एमपी जुडिशरी है, चाहे राजस्थान जुडिशरी है, चाहे दिल्ली जुडिशरी है, एनीबडी कैन अपीयर एंड ज्वाइन दैट, राइट, ठीक है। तो एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दैट, उसको ये नहीं है कि हमें ये करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट जनरल इक्वालिटी, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक ग्राउंड्स ऑन विच इक्वालिटी कैन नॉट बी डिनाइड। नेक्स्ट क्लॉज पढ़िए 15 की। इस ग्राउंड पर किसी को कुछ भी मना नहीं किया जाएगा, इक्वालिटी रहेगी, और इस ग्राउंड पर ही किसी को डिसेबल नहीं माना जाएगा, किसी को कोई सब्जेक्ट टू लाइबिलिटी नहीं किया जाएगा कि तुम ये हो तो तुम्हारे को इसलिए किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर होस्टेस वाले केस में गर्ल्स के लिए ये कंडीशन लगा दिया था दैट यू विल नॉट गेट मैरिड, एंड दैट वाज चैलेंज्ड, ठीक है। तो सेक्स के ग्राउंड पर कि भाई तुम फीमेल हो तो तुम्हारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगी, या कोई पर्टिकुलर जॉब है उसमें फीमेल नहीं आ सकती है, या रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के थ्रू तो फीमेल नहीं आ सकती है, या मेल नहीं आ सकता है, या ये पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं आ सकता है, पर्टिकुलर कास्ट का नहीं आ सकता है। तो इस तरह का सारी की सारी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी सारी की सारी इक्वल होंगी, राइट। तो ये इक्वलिटी आर्टिकल 14 एंड 15 में बताई गई है। सो जो बाकी और फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 16 इज रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हमने स्टेटस की बात करी, किसी के भी स्टेटस के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, बताइए क्या कहता है आर्टिकल 16? रिगार्डिंग एनी एम्प्लॉयमेंट एनीथिंग, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर? आर्टिकल 16 कंप्लीट। किसी तरह की किसी भी जॉब में इस ग्राउंड पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इन ग्राउंड्स पर या उसके प्लेस पर या रेजिडेंस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आर्टिकल 14, 15 and 16, all these three are relating to equality of status and opportunity. But 16 में जो क्लॉज अभी इन्होंने पढ़ी, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, इसने एक पावर दी है, ये एक तरह की एक्सेप्शन है जनरल रूल की। पार्लियामेंट को एक पावर दी है क्लास और क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अपॉइंटमेंट to an office prior to such employment or appointment.
उस अपॉइंटमेंट से पहले कोई ऐसा लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बना सकती है जिसमें किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए बनी है, राइट। जैसे जब एम्प्लॉयमेंट में आपका एडवर्टीजमेंट मिलता है तो कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशंस ऑफ सर्टेन पोस्ट, SC ST और OBC के लिए रख दिया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है, लेकिन क्लासिफिकेशन कर सकता है। क्लास लेजिस्लेशन, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए क्लास लेजिस्लेशन नहीं बनेगा, लेकिन लेजिस्लेशन में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ये परमिटेड है। कैसे? एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए अगर हमने रिजर्व किया है तो ये इसलिए किया है कि कुछ अपलिफ्टमेंट करना है। अब इक्वलिटी का मतलब क्या है? इन्होंने इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या करी है? कुछ लोग सोसाइटी के ऑलरेडी अबव हैं, अपलिफ्टेड है, और कुछ लोग बहुत डाउन है सोसाइटी के, ठीक है। तो इनको इक्वल लाने के लिए, यहां तक लाने के लिए इनको स्पेशल क्लासिफिकेशन, स्पेशल लॉ नहीं बनेगा, लेकिन क्लासीफाई किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है इस पर्टिकुलर उसको इक्वलिटी तक जाने के लिए। जैसे सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में मैंने बताया था, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। कुछ लोगों को लेके नहीं चलना है, जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, जो नहीं चल पा रहे हैं, मान लीजिए कोई डिसेबल है, वो नहीं चल पा रहा है तो उसे भी गाड़ी में बिठाना है, उसे भी लेके जाना है। ये जो है ये इस क्लास को डिप्राइव्ड माना गया है, ऑलरेडी नीचे थे ये, तो इनको ऊपर लाने के लिए, इक्वल करने के लिए, इक्वलिटी करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर क्लास के लिए लेजिस्लेशन करती है। तो 16(1) में ये जो दिया है, ये कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि रिजर्व क्यों? 50% तो रिजर्व हो गई, हमारे जनरल वालों को नहीं मिल रही है, या रिजर्व वालों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, या उनको एम्प्लॉयमेंट में कह दिया कि उनके लिए 40% ठीक है और जनरल वालों के लिए 50% ठीक है। ये तो इक्वलिटी गड़बड़ हो गई। वो लोग 40% पे भी पास होंगे, हम 50% पे पास होंगे। हाँ, यही तो ये जो है ये इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं, ऐसी रही कि वो उन्हें ऊपर करने के लिए, वो क्योंकि अच्छे स्कूलों में अच्छे ढंग से ये सब नहीं कर पा रहे, उनको नहीं मिली वो सुविधाएं, बहुत ज़्यादा वो उनको डिप्राइव्ड सिचुएशन में रखा, तो उनको ऊपर करने के लिए इन्होंने ये अरेंजमेंट किया। इसे कहते हैं टाइम गैप अरेंजमेंट। अमेंडमेंट तो सब चीज़ में किया जा सकता है, टाइम गैप अरेंजमेंट जो है इसे पर्टिकुलर पीरियड के लिए करा गया कि जब तक ये अपलिफ्टमेंट नहीं होंगे। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, वर्ड जोड़ दिया उन्होंने। ये जो क्लास है जो नीचे है, अगर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है तो एक इकोनॉमिक फैक्टर उन्होंने जोड़ दिया कि हम ये चेक करेंगे, अगर मान लीजिए कोई इस यहाँ का है और इकोनॉमिकली बहुत अपवर्ड है तो उसको ये सुविधा नहीं मिली। तो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ जोड़ दिया, राइट। अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो अगर इन आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब क्या होता है? कोई जानता है? नहीं। शेड्यूल कास्ट कोई अलग से कास्ट नहीं है। शेड्यूल कास्ट जो है वो अलग से कास्ट नहीं है। कुछ कास्ट हैं, लगभग 41 के करीब कास्ट हैं, जिनको एक शेड्यूल में डाल दिया है, ठीक है। और वो 41 जो कास्ट हैं उनको डिप्राइव्ड क्लास माना गया है, थोड़ा सा नीचे, जिनको कि हमेशा दबाया जाता रहा, जो कंप्रेस्ड रहे, जिनको सोसाइटी ने ऊपर नहीं उठने दिया लास्ट। तो वो डिप्राइव्ड क्लास
को 41 कास्ट ऐसी थी जिनको एक शेड्यूल बना दिया और उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया, जो शेड्यूल में है कास्ट, राइट। जैसे धोबी है, कुमार है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखोगे तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, इंटरनेट पर डालोगे कौन कौन से शेड्यूल है, ये हम बताएंगे भी आपको डिटेल। तो ये कुछ कास्ट जिन्हें ये माना गया कि डिप्राइव्ड है उनको शेड्यूल कर दिया गया, और जो शेड्यूल में है उनको शेड्यूल कास्ट। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब, कुछ ट्राइब्स को शेड्यूल किया गया। हाँ, कुछ ट्राइब्स जैसे इस वाली जगह पे रहता है, इस वाली जगह पे रहता है, इस ट्राइबल एरिया में रहता है, उस ट्राइबल एरिया में, उसको शेड्यूल कर दिया गया, उसे शेड्यूल ट्राइब का। इसी तरह से अदर बीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जिनको कुछ और अलग क्लासेज जो बैकवर्ड क्लासेज की कैटेगरी में आते हैं उनको भी शेड्यूल कर दिया, जिसके कारण आपने देखा था हरियाणा में एक बार शोर मचा था कि, तो कभी कभी इस बात का झगड़ा होता है कि हमें उस शेड्यूल में डाल दो या एक पर्टिकुलर कास्ट को उस शेड्यूल में नहीं डाला। ओके, सो ये है इक्वालिटी कॉन्सेप्ट। अब हम जो लिबर्टी है उसके बाकी जो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि हमें ये चीज़ें आएंगी, उनके फंडामेंटल राइट्स को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, थैंक यू।